गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग जस्ट पहले वाले दिन में हमने अध्ययन किया है एल्गी के बारे में। तो एल्गी के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने उस दिन तक पढ़ा था कि एल्गी जो है उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया। एल्गी को उसके पिगमेंट्स के आधार पे, यानी हरे शैवाल ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया उसके पिगमेंट्स के आधार पे। हम थोड़ा उसी डिस्क्रिप्शन को, उसी चर्चा के विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसमें थोड़ी सी डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन में के क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्लोरोफाइसेन एल्गी के ऊपर आते हैं। यद्यपि कि मेरे विद्यार्थियों, मेरे नौनिहालों, जब आप आगे की कक्षा में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे, यदि तुम्हारे इंटरेस्ट बायोलॉजी में है और हम तुम में यदि बायोलॉजी की 20 जगह पाने में सक्षम हुए तो निश्चित तौर पे तुमको आगे की कक्षाओं में हमारी बात चरितार्थ होते हुए पता चलेगा कि सर ने कुछ कहा था। इसी एल्गी को जहां हम इंटरमीडिएट के लेवल में क्लोरोफाइसी और ये फियोफाइसी और रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में हम इसको बांट करके पढ़ रहे हैं। आगे के क्लासेस में इसको 6-7 पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये क्लोरोफाइसी जो है ये भी बढ़ जाता है, इसमें फिर मेजोफाइसी हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी इससे अलग हो जाता है और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसी तरीके से जो फियोफाइसी है वो फियोफाइसी भी अलग हो जाता है और फियोफाइसी में जो ब्राउन एल्गी है इससे एक और येलो एल्गी का अध्ययन करना पड़ेगा, उसको जैंथोफाइसी के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक इसी तरीके से आगे रोडोफाइसी को पढ़ेंगे। तो 6-7 ग्रुप में हम पढ़ते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में भी मेरे बच्चों आप लोगों को कुछ बताया था कि क्लोरोफाइसी हो या फियोफाइसी हो या रोडोफाइसी हो, इसके अध्ययन के लिए हम क्या पैरामीटर्स लेंगे। क्योंकि जब पैरामीटर्स हम तय कर लेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन हमारे लिए आसान बन जाएगा। हमारे मस्तिष्क में ये रहेगा कि इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है, हमारा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो ये पढ़ने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में भी हमको अच्छे अंक लाना है। तो उस अच्छे अंक को लाने के लिए जो मूल बातें हैं वो हमें लिखनी है और बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है। फालतू की बातों को हम परीक्षा में नहीं लिखेंगे, जो मुख्य बातें हैं उनको लिखेंगे। तो जैसे हमने बताया था कि जो क्या क्या पैरामीटर्स है, उन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर जरा सा रिकॉल करना, अपने मस्तिष्क में बात को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जो क्लोरोफाइसेन एल्गी है इसको जनरली हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। ग्रीन एल्गी ये हरे शैवाल होते हैं, इनका रंग ग्रास ग्रीन होता है। घास तो आपने देखा नहीं, ग्रास कोई नया शब्द है नहीं, ग्रास घास है। तो घास के जैसा इसका जो रंग है हरा देखने में मिलता है और ये ग्रास ग्रीन होता है। अक्सर गांव में या घरों में भी जहां पानी हमेशा गिरते रहता है तो पानी गिरने के चलते वहां पे काई लग जाता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि काई लग गया है, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते हम लोगों को ये जानना चाहिए कि वो काई एक्चुअली क्या है। वही काई क्या है? एल्गी है, शैवाल है। तो हम लोगों को, हम विद्यार्थियों को और जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं उनको इस बात से रूबरू होनी चाहिए कि वो वास्तविक रूप में काई नहीं है, वो शैवाल है। ठीक है। तो कॉमनली क्लोरोफाइसेन एल्गी को हम लोग ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात जो आती है, जैसा मैंने चर्चा के विषय में भी बताया था पहले कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा करें, तो हैबिटाट शब्द आता है। हैबिटाट मतलब कि उसका आवास कहाँ पाया जाता है। तो ये एक्वेटिक एल्गी हैं, ये मेराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। मेराइन वर्ड जो आ रहा है ये सोचने वाली बात नहीं है कुछ। मेराइन मतलब लवण जलीय। लवण जलीय मतलब जिस जल में लवण घुलाओ। लवण मतलब क्या? नमक घुला देना है? नहीं। ऐसा पृथ्वी पर का 71% भाग पूरा लवण जलीय है। आप जानते हो, ज्योग्राफी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट का है उसमें भी आप जानते होंगे कि हमारा पृथ्वी पर कितना जल वाला भाग है। 71% भाग महासागरीय भाग है। उस महासागरीय भाग को हम मेराइन वाटर के नाम से जानते हैं। तो उस मेराइन वाटर में जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली उसमें एल्गा होते हैं, जो शैवाल होते हैं।
तो मेराइन वाटर में भी ये एल्गी पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक में दोनों मेराइन वाटर भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में कौन सी? पॉन्ड्स है, लेक है, रिवर है, जहां का जो पानी होता है वो ताजा होता है, मीठे पानी के स्रोत हैं ये सभी। इन सभी जगहों में, झरनों में भी, इन सभी जगहों में जो शैवाल पाए जाते हैं, तो ये सभी शैवाल कैसे होंगे? क्लोरोफाइसियन एल्गी वहां पाए जाएंगे। और एपियर्स, जैसा मैंने बताया पहले, एपियर्स ग्रास ग्रीन। क्यों ग्रास ग्रीन होता है? ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि प्रीडोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल जो है यहां डोमिनेंट है, पहले से डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब, जब डोमिनेंट ऐसे वर्ड को कहा जाता है कि इसके लिए हम कहते हैं कि डोमिनेंट मतलब होता है जो अपने गुण को प्रकट करता है, उसका डोमिनेंट। जैसे मान लो दो भाई है, एक भाई जो है हमेशा दूसरे भाई को दबा देता है, किसी बात को लेकर के कहे तुम बुड़बक हो यार, चुप रह, नहीं बोलने देता है उसको। अपने पिताजी से वो पैसे ऐंठ लेता है, उसको दबा देता है, वो डोमिनेंट हुआ। और जो दब जाता है वो रिसेसिव होता है। हम इस डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड को फिर जेनेटिक्स के चैप्टर में वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ मेंडल साहब ने बहुत सारा अध्ययन के क्रम में उसको लिखा है। खैर, डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो अपने गुणों को दिखाता है। तो क्लोरोफिल के कारण, पर्णहरित होने के कारण ये जो पौधे हैं वो ग्रास ग्रीन की तरह दिखते हैं। और इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी भी पाए जाते हैं, और साथ साथ कैरोटीन और जैंथोफिल भी पाए जाते हैं। ये सभी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, बहुत सिंपल। और याद करने के लिए हमारे पास 3 एल्गी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तीनों में ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, तीनों में। ये क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में ए पाया जाता है, फियोफाइसी में भी ए पाया जाता है, रोडोफाइसी में भी ए पाया जाता है। एकदम तुरंत अभी मैं याद करवा दूंगा, अब भी याद करवा दूंगा। यहाँ पे क्लोरोफाइसी में भी ए, फियोफाइसी में भी ए और रोडोफाइसी में भी ए पाया जाता है। बाकी बच गए बी, सी और डी। इसके साथ बी जोड़ दो, इसके साथ सी जोड़ दो, इसके साथ डी जोड़ दो, तो क्या हुआ? क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। याद तो हो गया होगा निश्चित तौर पे, मेरे को विश्वास है जरूर याद हुआ होगा, महसूस करना। खैर, तो उसके अलावा कैरोटीन और जैंथोफिल, ये दोनों भी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल के, ये भी पाए जाते हैं, ये दोनों पिगमेंट्स भी हैं। और अब इसके बाद जो ये सभी होते हैं वो होते कहाँ हैं? होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट सेल के स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का हो सकता है, कैसा दिखेगा? या तो वो कप शेपेड दिख सकता है, या वो डिस्कोइडल हो सकता है, डिस्क के शेपेड का दिखेगा, रेटिकुलेट हो सकता है यानी जाल जैसी संरचना हो सकती है, स्पाइरल हो सकता है, इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े स्पाइरल इसकी संरचना हो सकती है, या फिर रिबन लाइक हो सकता है, जैसा क्लास 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो रिबन जैसी संरचना जो लड़कियां बांधती है ना रिबन, उस प्रकार की रिबन जैसी चौड़ी पट्टी जैसी संरचना। जैसे स्पाइरोगैरा को यदि आपने, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगैरा, उस स्पाइरोगैरा को कभी यदि आप लोगों ने खुदा न खास्ता माइक्रोस्कोप से देखा होगा तो आपको रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखा होगा, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें स्टार्च कंटेंट्स होते हैं, और पायरेनोइड्स, यहाँ थोड़ा गलती से लिखा टाइप हो गया है, प्योर नोएडा हो गया है, एक्चुअली प्योर नोएडा नहीं है मेरे विद्यार्थियों, ये पायरेनोइड्स होगा, इसको ठीक कर लेना, PYRENOIDS, पायरेनोइड्स। यहाँ पी यू के जगह आई होगा, वाई होगा, और ये दोनों सट जाएगा तो पायरेनोइड्स हो जाएगा, एस होगा यहाँ। तो पायरेनोइड्स कंटेनिंग स्टार्च एंड प्रोटीन, उसमें स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, और प्रोटीन्स होते हैं। इसके साथ साथ ये तो हो गई उसकी सेल संरचना। अब उसका दूसरा चीज जो क्या है, फूड में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स।
कॉमन है, प्लांट से हैं तो प्लांट से तो भोजन बनाएंगे और भोजन बनाने के लिए उनके पास क्लोरोफिल है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे जितने भी क्लोरोफाइसी हैं, चाहे फियोफाइसी या रोडोफाइसी, ये भोजन के रूप में अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो फूड इनमें जो स्टोर हो सकता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी स्टोर हो सकता है। और जो इनके सेल वाल है वो सेल वाल सेलुलोज के बने हुए और पेक्टिन के बने हुए संरचना से होते हैं। ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन की संरचना इनके सेल वाल में पाई जाती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम अध्ययन करने के लिए किन बातों को आधार बनाते हैं, तो उसी में एक जो हमारा तथ्य है वह है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे कि इन जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर मान लो कि ये शैवाल है लंबा सा, तो ये टूट जाएगा, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स मतलब इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और टुकड़े टुकड़े होकर के हर एक टुकड़ा जो है वो एक एग्जिस्ट करने लगा नए प्लांट के रूप में। तो जब वो नए प्लांट के रूप में एग्जिस्ट करेगा तो उस प्रकार की जो उसकी संरचना होगी, उस प्रकार से जो उसके जनन का तरीका होगा, वह तरीका उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले बता दिया कि वो जूस्पोर्स के द्वारा होते हैं, चल बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु ऐसे हैं जो चलने वाले एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे और ये जूस्पोरेंजिया के अंतर्गत बनते हैं। जूस्पोर्स बनते कहाँ हैं? जूस्पोरेंजियम में बनते हैं। जूस्पोरेंजियम यानी बीजाणु धानी, ये चल बीजाणु धानी में चल बीजाणु का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के द्वारा। चूंकि लैंगिक जनन की क्रिया जब हो रही है तो लैंगिक जनन की क्रिया के लिए नर युग्मक मादा युग्मक की आवश्यकता होगी। तो नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे होंगे? नर युग्मक होगा, एक जैसे हो सकते हैं। मादा युग्मक दोनों एक जैसे हो सकते हैं। जब दोनों का संरचना एक जैसा होगा तब उसको हम लोग आइसोगैमस बोलेंगे। और जब एक जैसी संरचना नहीं होगी, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़ा वाला मादा युग्मक होगा, छोटा वाला नर युग्मक होगा। तो इस प्रकार की संरचना जब होगी तो इसको हम लोग अनाइसोगैमस कहेंगे। और तीसरा जो है वो ऊगैमस है। ऊगैमस मतलब इसमें भी अनआइसोगैमेटिक कंडीशन होगा, लेकिन एक स्थिर होगा, दूसरा चल के वहां आ जाएगा। फीमेल गैमेट स्थिर होता है, मेल गैमेट चल के वहां आ जाता है। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम लोग ऊगैमस कंडीशन कहते हैं। इसके बाद हम इसमें एक और विषय आप लोगों को जानना चाहिए। हम शैवालों के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे ध्यान देते हैं, चाहे वो ग्रीन शैवाल हो, ब्राउन शैवाल हो या रेड शैवाल हो। सभी जितने भी शैवाल हैं उन शैवालों के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर, चूंकि दुनिया में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसका कुछ न कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी उसका कुछ आर्थिक महत्व नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है या वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। जैसे सांप की बात करो ना, सांप जो होता है ना वो एक विषैला जीव है। हम देखने में कह सकते हैं कि अरे यार ये तो बड़े घातक है, ये तो काट लेता है, लोग मर जाते हैं। लेकिन एक बात सोचो, अगर वो सांप के काटने से व्यक्ति मर जाता है तो उसी सांप के विष से फिर उसका एंटीटॉक्सिन भी तैयार किया जाता है, और वही सांप है जो चूहों को भी बर्बाद करता है। और वो चूहे क्या करते हैं? हमारे अनाज को खाते हैं, हमारे फसल को बर्बाद करते हैं। तो उससे निजात देने का काम भी कौन करता है? वो सांप ही करता है, इसलिए हमारे लिए फायदेमंद। ठीक इसी तरीके से हम पौधों की बात करें तो तमाम वनस्पति जगत में जितने भी पौधे होते हैं सभी के सभी पौधे हमारे लिए कुछ न कुछ फायदेमंद होते हैं। तो क्लोरोफाइसिन एल्गी के साथ भी ऐसी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक्वेटिक है। तो जब एक्वेटिक होंगे, जब जलीय होंगे तो जल में ही रहेंगे, और जल में जब रहेंगे तो जल में घुले हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के करते क्या? उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये जरूरी है।
अगर मान लो कि थोड़े मॉइस्ट प्लेसेस में है, नम स्थानों में है, पत्थरों पे है, लकड़ियों पे है, वैसे जगह में तो खुले वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। अब जरा सोचो, अगर ये प्लांट्स नहीं होते तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता, और अगर नहीं करता तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हमारे लिए क्या होगा? हम लोग तो बचेंगे ही नहीं, मर जाएंगे यार। फिर दूसरी स्थिति क्या है, और भी इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बहुत प्रकार के केमिकल्स का फॉर्मेशन इनके माध्यम से होता है। और भी इंपॉर्टेंस है, कहीं कहीं शैवालों का इस्तेमाल जो बड़े बड़े जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, उन समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन शैवालों से वहाँ के बड़े बड़े जो होटल्स हैं, उन होटल्स में इनके सलाड्स वगैरह परोसे जाते हैं, वहाँ खाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। आप यहाँ पे ढेर सारे शैवालों को देख सकते हो। ये सभी जो शैवाल है, ये क्लोरोफाइसियन एल्गी, यहाँ ये देखो, ये क्लोरोफाइसियन एल्गी है, ठीक है, ये क्लोरोफाइसियन एल्गी है। इस क्लोरोफाइसियन एल्गी में इसके स्ट्रक्चर में ये हरे हरे पैचेज दिख रहे हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, एकोष्कीय बहुकोष्कीय भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी अध्ययन के क्रम में अब हम जरा सा आगे अपनी दृष्टि को दौड़ाते हैं। यहाँ देखो, ये हमारा फियोफाइसियन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में नाम इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। इसका जो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स को याद करना भी उतना ही जरूरी है जितना इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना। जैसे एक्टोकार्पस, टिलोप्टेरिस, कटलेरिया, स्पेसिलेरिया, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सरगासम, ठीक है, स्पोरकनस, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। एक चीज यहाँ पे आपने मार्क जरूर किया होगा कि कुछ जो है वो ज्यादा येलो दिख रहे हैं, ये ओलिव हैं, ये थोड़े कम हैं, ये थोड़े कम है, ये और भी कम है, ये थोड़ा ग्रेडिश लग रहा है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ना जीवों में, उनके रंगों का जो डिफ्रेंसिएशन, आप बोले सर आप तो बोला ब्राउन एल्गी है यार, लेकिन ब्राउन एल्गी होने के बावजूद इनके रंगों में डिफ्रेंसिएशन है। व्हाई? द रीजन ऑफ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द कलर ऑफ दीज वेरी एल्गा इज द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन जो इसमें मौजूद होता है उसके अमाउंट के आधार पर तय किया जाता है कि कौन कितना ज्यादा ओलिव ये होगा, मतलब ओलिव कलर का होगा, ठीक है। वो जैतून के तेल के तरह किसका कितना कलर होगा ये निर्भर करता है फ्यूकोजैंथीन के अमाउंट के आधार पे। अब जैसा फियोफाइसियन एल्गी में भी उन्हीं सभी बातों के ऊपर हम अपना ध्यान ले जाते हैं। जनरली इन्हें हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनका हैबिटेट क्या है कि मोस्टली मेराइन, ये मोस्टली मेराइन वर्ड आया है यहाँ। इसके पहले वाले में क्लोरोफाइसियन में हमने क्या देखा था, वहां पे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली मेराइन है, अकरिंग इन वार्म सीज एंड ओशन। कहाँ? वार्म सीज, गर्म उष्ण जो जल है, वैसे उष्ण जलीय महासागरों में तथा सागरों में भी ये पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी कैसा है? प्लांट बॉडी अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, हैज ए स्टॉक called a stipe and leaf like photosynthetic organ called frond। जरा सा एक मिनट हम इस संरचना को देखना पसंद करेंगे, आपको दिखाना भी पसंद करेंगे कि इसको किस प्रकार की ये संरचना होती है। ये देखो, एक पत्थर जैसी संरचना है, ये पत्थर है, ठीक है, और इसको हम लोग सबस्ट्रेटम कहते हैं। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है आधार, सबस्ट्रेटम। अब इस सबस्ट्रेटम में एक स्टॉक जैसी इस प्रकार की संरचना लगी हुई है, और इसके ऊपर एक बड़ा सा इस तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट लीफ, पहले ही मैंने कहा कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ की कल्पना भी नहीं करनी है। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्रॉन्ड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉन्ड है। ये फ्रॉन्ड,
फ्रॉन्ड, और इसी फ्रॉन्ड के माध्यम से ये फोटोसिंथेसिस करता है। और इसमें जो दूसरी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइप कहते हैं, स्टाइप, और ये सबस्ट्रेटम है। तो इस तरीके से ये बहुकोशिकीय फियोफाइसियन एल्गी, ये बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर फियोफाइसियन एल्गी, ब्राउन एल्गी जो है वो समुद्र में पाया जाने वाला है, और इसकी लंबाई कुछ मीटर तक होती है। नॉट ओनली अ सिंगल सेल वी आर टॉकिंग अबाउट, सिर्फ एक कोशिकीय संरचना ही इसकी नहीं होती है, बल्कि ये कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये संरचना इसकी एकदम कुछ 100 मीटर्स तक की होती है। तो पॉजेज, अब इसके जो तीसरी बात है वो ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंतर्गत पिगमेंट्स, अभी मैंने आपको याद भी करवा दिया था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल तीनों में होगा, क्लोरोफिल ए, इसमें क्या होगा, बी होगा, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में सी होगा, और रोडोफाइसी में डी होगा। यहाँ देखो जैसा मैंने बताया था वैसा ही इसमें जो पिगमेंट्स मौजूद हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, उसके अलावा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है। अब कलर जो इसके होते हैं थैलस का, वो वैरीज फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन ड्यू टू द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथीन एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट। बताया मैंने अभी कि इनका जो थैलस का यानी जो प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर का जो कलर है, उसका जो सीड्स है जो वो कैसे हैं, ओलिव ग्रीन है, ओलिव ग्रीन, और ओलिव ग्रीन से जैतूनी हरा से होते हुए शेड्स ऑफ ब्राउन, भूरा तक के हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथीन एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट। इन्हीं दोनों पिगमेंट्स के आधार पे, फ्यूकोजैंथीन और ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट्स का अमाउंट कितना है, कम है, ज़्यादा है, इसके आधार पे इसका हो जाता है। फिर फूड स्टोर्ड, न्यूट्रिशन कैसे करेंगे, फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसमें लैमिनेरिन और मैनिटॉल, लैमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में इनके पास इनका भोजन जमा होता है, स्टोर होता है। फिर वेजिटेटिव सेल्स जो इसके हैं, वो वेजिटेटिव सेल्स में सेल वॉल होगा, सेल वॉल में सेलुलोज होता है जो कि कवर्ड होता है, ठीक है, कवर्ड बाय ए जेलेटिनस सब्सटेंस। ये जेलेटिनस सब्सटेंस क्या है, जेलेटिन का मतलब म्यूसिलेजिनस है, चिकना, चिपचिपा, तेल जैसा कुछ ऐसा पदार्थ है जो इसको जल में रह के भी जल से दूर रखता है। कहने का मतलब ये कि अगर 24 आवर हम थोड़ी देर हाथ अपना काम कर लेते हैं पानी में, तो हाथ जो उंगलियां हैं या जो हमारे स्किन है वो चिंगुड़ जाते हैं। अब जरा से इसके बारे में सोचने वाली बात है कि 24 आवर वहीं पे, तो 24 आवर वहीं पे, तो इसको सड़ने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन उस सड़न से बचाने के लिए इनके पास जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर जेलेटिनस सब्सटेंस है, एल्गिन, उस एल्गिन के मार्फत ये उससे बचता है। जो एल्गिन कहाँ पाया जाता है, तो उसके सेल वॉल में जो सेलुलोज के बने हुए होते हैं, ठीक है, सेलुलोज के बने हुए होते हैं, और वहीं पे एल्गिन नामक सब्सटेंस भी पाया जाता है। अब ठीक उसी क्रम में हम अगर इसको देखेंगे, इसके रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है, तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये जो इसका रिप्रोडक्शन है वो ठीक 3 तरीके से रिप्रोडक्शन, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूओस्पोर्स के द्वारा, और जो जूओस्पोर्स होती है इसमें अनइक्वल लैटरली इंसर्टेड फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, एक एक बात ध्यान देने वाली बात है, जूओस्पोर्स विथ 2 अनइक्वल लैटरली इंसर्टेड फ्लैजिला। एक मिनट जरा सा फिगर पर ध्यान दो, हम यहां दिखाना चाहेंगे कि इसमें जो क्लोरोफाइसी है, वो क्लोरोफाइसी में क्या है कि जो दोनों फ्लैजिला होते हैं वो एपिकल होते हैं। ये फ्लैजिला है, और फ्लैजिला कैसा है, एपिकल है, और दोनों सेम साइज का है, इसमें किसी प्रकार का कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये फ्लैजिला एपिकल होते हैं, और एपिकल होने के साथ साथ दोनों इक्वल साइज का है। और जो फियोफाइसियन एल्गी है ये क्लोरोफाइसी में है, ये क्लोरोफाइसी में है,
लेकिन जब फियोफाइसी की हम बात करते हैं तो फियोफाइसियन में ये जो इसका वो क्या कहते हैं, जो इसमें फ्लैजिला है वो फ्लैजिला ऊपर ना निकल करके कहाँ निकलता है, लैटरल में निकलता है। अब जरा सा देखो, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अनइक्वल, ये बड़ा है ये छोटा है, ऊपर नहीं निकलेगा, लैटरल पोजीशन में निकल रहा है, तो लैटरल फ्लैजिला। अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला है। तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकन प्लेस बाय जूओस्पोर्स विथ टू अनइक्वल लैटरली इंसर्टेड फ्लैजिला। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेज फ्रॉम आइसोगैमी, अनआइसोगैमी टू oogamie, and fusion of gametes may occur in water और inside the oogonia। अब जरा सा देखने वाली बात है कि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, वह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या तो एक्सटर्नल हो रहा है, पानी में हो जा रहा है बाहर में, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी बाह्य निषेचन हो गया। और जब वही निषेचन की क्रिया oogoनियम में जब हो रहा है, अंदर में हो रहा है, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, आंतरिक निषेचन। इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है वही सारी चीजें आगे के परीक्षा में, खास करके जब नीट वगैरह में आप लोग बैठोगे तो वहां पे पूछा जाता है कि फ्यूकस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एल्गी। वहां पूछेगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जैंथोफाइसी, रोडोफाइसी। आप यदि पढ़े हो तो बता दोगे कि दिस फियोफाइसी फ्यूकस इज बिलोंगिंग फ्रॉम फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में फ्यूकस, सर्गासम, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, ये दीज एल्गी आर बिलोंगिंग फ्रॉम द फियोफाइसी। अध्ययन के इसी दौर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने पहले आपसे चर्चा किया था रोडोफाइशियन एल्गी के बारे में, ये देखो जरा गौर से, ये रोडोफाइशियन एल्गी है। रोडोफाइशियन एल्गी मतलब रेड एल्गी, पूरा लाल लाल दिख रहा है सब जगह, लाल लाल, ठीक है ना। वो गाना है ना, मैया के चुनरी लाल लाल, वही वाला हाल हो गया है। सब का सब पूरा लाल, कहीं कोई दूसरा कलर नहीं है। रीजन, द रीजन इज दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रीन। आर फाइकोइरिथ्रीन क्लोरोफाइसी में हरा है, ग्रीन ग्रास है, फियोफाइसी में ब्राउन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोजाइंथीन, एंड हियर द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रीन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रीन द कलर ऑफ दिस वेरी एल्गी आर रेड एंड द वेरियस एग्जाम्पल्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स पर ध्यान देंगे। ये रोडोफाइसी एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, जेनरली इन्हें हम कॉमनली रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। हैबिटाट क्या है इनका, कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली मेराइन, अधिकांशतः ये लवण जलीय हैं, एंड अकर बोथ इन सैलो वाटर एंड ग्रेट डेप्थ्स। मतलब ये मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, जरा गौर से सोचो, सैलो मतलब छिछला, छिछला पानी, कहने का मतलब जहां पानी कम है वैसे जगह पर भी ये मिलेंगे, और एट ग्रेटर डेप्थ, बहुत गहराई में भी ये एल्गी मिलेगा। मतलब ये मेराइन वाटर में, लवण जलीय में, वहां छिछले पानी में भी मिलेगा और डेप्थ में भी मिलेगा, गड्ढों में भी मिलेगा। रेड कलर क्यों होता है, रेड कलर ऑफ प्लांट बॉडी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रीन। मैंने बताया अभी पहले, तो आर फाइकोइरिथ्रीन नामक पिगमेंट के प्रेजेंस की उपस्थिति के कारण इन प्रकार के जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी का कलर लाल होता है, ठीक है। अदर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, शुरू में याद करवा दिया आप लोगों को, ध्यान देना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। एंड द रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन नामक केमिकल के जैसे ये इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है, जिसके जो इसका रिजर्व फूड है, जो इसका संग्रहित
भोजन है। और कॉमनली फिर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इस रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, बाय फ्रेगमेंटेशन, सब में सिंपल आ रहा है, एक में याद कर लोगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन हो रहा है, बस याद हो जाएगा। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर, हियर इज नॉट जियोस्पोर, जियोस्पोरेंजियम में जियोस्पोर नहीं बन रहा है, ए प्लानोस्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर कौन से स्पोर हैं? ए प्लानोस्पोर, यानी जो स्पोर चल नहीं सकते हैं, तो ए प्लानोस्पोर के द्वारा होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous एंड द गैमेट आर नॉन मोटाइल, यहां oogamous, नॉट आइसोगैमस, नॉट एनाइसोगैमस, बट oogamous इज टेकन प्लेस, यानी एक इसमें क्या बोला, oogamous एंड द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल नहीं हैं, स्थिर हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स आर कॉमन, जनन के बाद की क्या प्रक्रिया है वो इसमें कॉमन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इसके अंतर्गत होते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट characteristics of this very algae. In higher classes also, when will you go to the graduation and post graduation, the special notes is always even asked in the examination, the what is the post fertilization changes taken places in the rhodophycean algae. But there you have to describe a lot about this red algae, this rhodophycean algae. But here in your classes, the intermediate classes, just you have to know the post fertilization is taken place inside the rhodophyceae, the red algae. The developments are common. Examples are Porphyra, Polysiphonia, Gelidium, Gracilaria, Batrachosperium, and so many examples are there. And one more thing I would like to say you all the students, that you should consult the textbook, the NCERT books, because NCERT जो है ना वो महासागर है, महासागर। NCERT जब पढ़ोगे, जब ध्यान लगाओगे तो तुमको पढ़ने की जिज्ञासा जगेगी, और जिज्ञासा ही नहीं जगेगी, उसके बाद जो तुम्हारा इंटरेस्ट अगर जग गया तो सारे बायोलॉजी के जितने भी जो साइड बुक्स हैं उसमें भी पढ़ने में तुम्हें मन लगेगा, और फिर तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। हमारी यही शुभकामना है तुम लोगों के साथ। और इस तरह से रोडोफाइसन एल्गी के और भी एग्जांपल्स को तुम देख सकते हो यहाँ, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम इसी तरीके से आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे और अपने विषय वस्तु से संबंधित टॉपिक्स लेकर के आपके पास उपस्थित होते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और मेरे विद्यार्थियों, चलें, बाय बाय।